ओके, रिकॉर्डिंग है स्विच्ड ऑन, ठीक है। रेडी, एनोटेट हटा दिया है, ठीक है। विद स्ट्रेट लाइंस आपका एक तो नया चैप्टर है, तो एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड इन दिस। सेकेंडली क्या कहते हैं, यहाँ से आपका ज्योमेट्री पोर्शन स्टार्ट होता है। ज्योमेट्री पोर्शन फॉर आईआईटी लेक्चर कंप्राइजेस ऑफ few chapters which include straight line, circle, parabola, ellipse, hyperbola, vectors and 3D। तो 3D का इंट्रोडक्शन तो हम अभी पढ़ लेंगे इस साल एकदम एंड में 11th में, बट 3D एंड वेक्टर्स बेसिकली आप जो मेन 3D और वेक्टर पढ़ोगे वो आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो जब तक 3D और वेक्टर नहीं आता तब तक एवरीथिंग इज इन 2D प्लेन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है एवरीथिंग, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। और मैंने पहले भी बताया हुआ है एंड अगेन आई एम टेलिंग कि ये जो 7-8 चैप्टर्स हैं आपके, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वेक्टर, 3D, दिस कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 25 मार्क्स इन मेंस। 25% से ज़्यादा का वेटेज होता है मेंस में 100 में से, आउट ऑफ 100। और इससे ज़्यादा वेटेज बस कैलकुलस का होता है। प्लस these chapters are easy to score, मतलब as compared to calculus and other topics of mathematics, these chapters are comparatively easy। यहाँ पे गलत होने के चांसेस कम होते हैं, प्लस सारी चीजें फील भी होती हैं, समझ में भी जल्दी आती हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पे बेसिक्स क्लियर करें, जिससे कि जब आप आईआईटी वाले लेक्चर्स में इसको अच्छे से पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ोगे और ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई वॉन्ट फोकस फ्रॉम एवरीवन on this chapter, from this chapter onwards I want everyone to focus here। इसके पहले जहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड होता था मैं खुद ही बोल देता था कि आप कुछ और क्वेश्चन लगा लो या आप लेक्चर मीटिंग लीव कर सकते हो। तो एवरीथिंग वाज पॉसिबल बिफोर दिस बट नॉट फ्रॉम हियर, क्योंकि सिंस आपने कहीं और पढ़ा भी नहीं है इसको और आप पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सॉरी, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट हैं जो पता होना चाहिए। तो सिंस आप लोगों ने क्लास 10th में सबने अच्छा ही स्कोर किया था, एवरीवन इज अवेयर। सबसे पहले तो कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो x1 y1 और x2 y2, इफ आई हैव टू कोऑर्डिनेट्स तो डिस्टेंस फार्मूला एवरीवन नोज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि अगर मान लो मुझे बोला गया कि these 2 points P is a point which is dividing a line joining these 2 points internally in the ratio m:n, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे P के, the coordinate for P will be m times of x2 plus n times of x1 upon n plus n होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट माइनस सॉरी कॉमा m times of y2 plus n times of y1 upon m plus n, ठीक है। मेरा n और x थोड़ा सिमिलर टाइप का लगता है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना खुद से, ठीक है। ये x है, ओके। नेक्स्ट, अगर यही मिड पॉइंट हो जाएगा, लाइक से इफ p इज मिड पॉइंट तो m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा फॉर मिड पॉइंट, m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। एंड इफ m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे p पॉइंट के x2 प्लस x1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2, y2 प्लस y1 बाई 2। एंड एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ रखा है, अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जस्ट फॉर रिवीजन है जिससे कि सबको याद रहे फॉर्मूला, मुझे बार बार बीच में बताना ना पड़े। तो हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 सर ये कहाँ y1 से माइनस y2। ये फॉर्मूला पढ़ा तो है क्लास 10th में।
हाँ नहीं लास्ट सर हमें नहीं कोऑर्डिनेट सर जम पड़ा। अच्छा नहीं पढ़ा पार्ट। अगर 3.7 है ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है। ओके सर। ठीक है, नोट कर लो, बाद में बता दूंगा इसको कभी। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। स्टेट बोर्ड से थे क्या पार्ट? नहीं सर आईसीएससी। आईसीएससी आईसीएससी में नहीं पढ़ा है। आईसीएससी में नहीं था, ठीक है। हाँ स्टेट बोर्ड में भी था, सीबीएसई में भी था, वही मुझे लगा कि ठीक है आईसीएससी में नहीं था, राइट। मैं भी आईसीएससी से ही पढ़ के आया था 10 तक, तो मुझे भी नहीं पता था, बट ठीक है मुझे भी प्री रिक्विजिट में ही पता चला था। सर कुछ तो ऐसा मिला। हाँ कुछ तो ऐसा मिला, राइट। हाँ सर, नहीं तो आईसीएससी वाले हमसे चालू हो जाता है, अरे सर ये पढ़ा हुआ है, अरे सर वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर ये प्री रिक्विजिट्स थे, ठीक है। अब यहाँ से सेंट्रॉइड चैप्टर वाला भी प्रीरिक्विजिट है। क्या बेटा? सेंट्रॉइड वाला भी प्रीरिक्विजिट है। एंड्रॉइड वाला? सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड अच्छा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड नहीं, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सब बता दिया। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फिर पूरा क्लास 10 थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। अब देखो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है कि मतलब अब अगर इतना प्रीरिक्विजिट आपको आता है या इतने फॉर्मूले आपको पता है तो फिर चैप्टर पे मूव करते हैं। अब चैप्टर में बेसिकली द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड होती है हमेशा। टू फाइंड एनी स्ट्रेट लाइन यू रिक्वायर टू थिंग्स। बस इतनी दो चीजों को दिमाग में रखना। अ पॉइंट थ्रू विच इट इज पासिंग एंड स्लोप ऑफ द लाइन। अ पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग एंड अ स्लोप ऑफ द लाइन। अब कोई भी जनरल लाइन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है, वे c इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट। अब ये जो y इंटरसेप्ट होता है इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? इसका मतलब होता है कि y को कोई भी लाइन कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, ऑन विच पॉइंट ऑन y एक्सिस द लाइन इज इंटरसेप्टिंग। उसको हम c से डिनोट करते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो वैल्यू वुड बी, लेट्स से ये -2 है तो c इंटरसेप्ट विल बी -2। c की जगह आप -2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। पॉजिटिव होगा तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब पॉजिटिव y पे कट कर रहा है कहीं पे। m जो होता है दैट इज स्लोप। m जो होता है दैट इज स्लोप। और स्लोप क्या होता है? स्लोप इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस। एंगल विद द एक्स एक्सिस tan थीटा, इसको हम स्लोप बोलते हैं। एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये जो थीटा आता है, यहाँ जो थीटा आता है उसका tan जो होता है, उसका जब आप tan लेते हो तो दैट इज स्लोप। सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। बाकी लोगों को भी ब्रेक होते हुए लग रही है? नहीं सर आ रही है। नहीं सर ठीक है। तो बेटा एक बार चेक करो अपने एंड से, ठीक है, नेट का कुछ इशू होगा। तो tan Okay, ऑफ दिस थिंग, जैसे मान लो मेरे पास दिस स्लोप को m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो दैट m इज tan थीटा, दैट m इज tan थीटा। ठीक है, तो स्लोप क्या मतलब? स्लोप का सिग्निफिकेंस बस इतना होता है कि एक्स एक्सिस से कौन से एंगल पे है। तो एक्स एक्सिस से अगर मुझे, देखो ध्यान से, मैंने बोला था कि स्ट्रेट लाइन के लिए आई रिक्वायर टू थिंग्स। वन शुड बी द पॉइंट थ्रू विच इट इज पासिंग एंड अनदर वन इज स्लोप। अब अगर मुझे एंगल पता है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो इस तरह की मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं। यू कैन हैव मल्टीपल लाइंस जिनका स्लोप थीटा होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑल दीज लाइंस हैव स्लोप एज m। ऑल दीज लाइंस हैव स्लोप एज m। बट अगर मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो फिर तो ऐसी एक ही लाइन होगी ना जो उसी एंगल पे होगी और एक उसी पॉइंट से पास हो रही होगी। फिर अगर आप इसी पॉइंट से पास होने वाला कोई और लाइन बनाओगे तो उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। द स्लोप विल चेंज। तो अगर मुझे चाहिए कि स्लोप भी पता हो और पॉइंट भी पता हो, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकता हूँ। मतलब द लाइन इज फिक्स्ड नाउ। अगर मुझे पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता चल गया तो लाइन इज फिक्स्ड नाउ, सो आई कैन डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कैसे डिटरमाइन करना है वो डिफरेंट स्टोरी है, बट द लाइन इज फिक्स्ड। सो अब अगर लाइन फिक्स हो चुकी है तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकता हूँ कि क्या होगी। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि स्ट्रेट लाइन के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड थी, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट स्लोप। आज हम स्लोप के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इज द एंगल जो हम एक्स एक्सिस से बना रहे होते हैं
या लाइन कितनी टिल्टेड है एक्स एक्सिस से उसको स्लोप बोलते हैं, ठीक है। और स्लोप को डिनोट करने के लिए m यूज होता है। m का मतलब होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल विथ x एक्सिस, विथ x एक्सिस। अब देखो, जब भी मैं स्लोप निकाल रहा होता हूँ या tan थीटा क्यों आता है, इसका भी एक रीजन है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है वैसे तो, बट फिर भी। लेट्स से आई हैव दिस पॉइंट एज x1 comma y1, ठीक है, let's say this is point A and I have this point as x2 comma y2, x2 comma y2, and let's say the angle is theta, let's say the angle is theta। तो आपको पता है कि tan theta जो होता है that is height upon base, height upon base। तो this is height and this part is base। तो अगर height निकालूंगा मैं यहाँ से, तो height will be y2 minus y1, height is y2 minus y1, यही आपको हाइट देगा, x का उसमें कोई रोल नहीं होगा, तो दैट विल बी y2 माइनस y1। और जो बेस आएगा मेरे पास, जो बेस आएगा दैट विल बी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो बेसिकली कितना टिल्टेड है, कितना टिल्टेड है, ये मुझे tan थीटा से मिल रहा है। और tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज द स्लोप, that will be y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो अगर मुझे कोई भी दो पॉइंट गिवन होंगे, if I have any two points जहां से लाइन पास हो रही है, ठीक है, या 2 points on the coordinate system, तो उससे पास होती हुई लाइन का मैं स्लोप निकाल सकता हूं हमेशा y2 minus y1 upon x2 minus x1 करके। बहुत सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है। तो स्लोप इज, अगर दो पॉइंट गिवन है तो y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is equals to tan theta या that is equals to small m। अब अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, if I have two parallel lines, तो उनका स्लोप कैसा होगा, इक्वल। इक्वल होगा। ये पढ़ा होगा आईसीएससी में। हाँ सर, पूरी एक एक्सरसाइज थी हाँ, परपेंडिकुलर पैरेलल पे। परपेंडिकुलर और पैरेलल पे ये पढ़ा हुआ है। तो देखो, अगर मेरे पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, आई हैव टू पैरेलल लाइंस, तो इनका थीटा जो है वो बराबर होगा, the angle with the x-axis will be equal, and since the angle with the x-axis is equal, तो let's say this is line 1 and this is line 2 and इसका slope m1 है और इसका slope m2 है, तो if the angle with the x-axis is equal, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो I can say ना कि tan theta 1 is equals to tan theta 2 या m1 is equals to m2। तो for parallel lines, जब भी आपको कहीं parallel lines mentioned है, तो उससे आपको ये कहना चाह रहा है कि the slope between both the lines is equal, the slope of both the lines are equal, between both the lines नहीं, the slope of both the lines are equal, जब भी parallel lines है। अब except for ICSE students, अगर perpendicular line होंगे तो क्या situation होगी, what will be the condition if the lines are perpendicular, can anyone think of that? सर तो इसका tan थीटा इक्वल टू उसका cos थीटा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ मतलब ठीक है, देखो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, if the two lines will be perpendicular, ठीक है, let's say this is line 2 and this is line 1, और कहीं से पास हो रही थी, एक इमेजिनेशन के लिए बस दिया है ये चीज़, ठीक है, एक्सेस मैंने बस इमेजिनेशन के लिए बनाया है, वैसे तो मैं बिना उसके भी बना सकता था। तो let's say this has a slope theta 1 and this has a slope theta 2। तो अब ध्यान से देखो, तो theta 2 minus theta 1 will be equal to 90 degree, theta 2 minus theta 1 will be equal to 90 degree। अच्छा, tan theta 2 को m2 बोल दिया है और tan theta 1 को m1 बोल दिया, ठीक है। Since the slope can be denoted with small m, तो एक को m1 एक को m2 डिनोट किया हुआ है। Now take cos both sides, take cos both sides, तो we'll be getting cos theta 2 minus theta 1 is equals to cos 90 कितना हो जाता है, 0, cos 90 is 0। Now expand this,
तो you will be getting cos theta 1 cos theta 2 plus sin theta 1 sin theta 2 is equals to 0. एक को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो जैसे कि cos को मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, तो you'll be getting sin theta 1 sin theta 2 is equals to minus cos theta 1 cos theta 2, एंड फिर इधर लाके डिवाइड कर दो, तो you'll be getting tan theta 1 into tan theta 2 is equals to -1. You are basically m1 into m2 is equals to -1. This is the necessary condition for two perpendicular lines. अगर मेरे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उसके स्लोप का रिलेशन ये होता है. अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो m1 is equals to m2 हो जाता है. If the two lines are perpendicular, इसको बहुत तरह से डिराइव कर सकते हो, ये मैंने वन वे चूज किया है, ठीक. तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाती है तो उनके स्लोप की कंडीशन क्या हो जाती है कि m1 into m2 is equals to -1. m1 और m2 का प्रोडक्ट जो होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है, that should be equal to -1. ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गई फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर. अगर कहीं पे मेंशन्ड है कि द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो आप समझ सकते हो कि दोनों का स्लोप इज इक्वल्स टू -1 गिवन है. या अगर एक का स्लोप गिवन है xy एक्सिस पे, तो फिर 0 into infinity हो गया ना. xy एक्सिस पे 0 into, अगर एक लाइन x एक्सिस पे दूसरी y एक्सिस पे है, हाँ, तो एंगल बिटवीन वो तो 90 की हो गया ना. लेकिन स्लोप ऑफ x वाली तो 0 हो गई और वो वाली इन्फिनिटी. तुम अच्छा मैं ऐसा देख रहे हो, तो m1 इंटू एक 0 हो जाएगा, सेकेंड वाला इन्फिनिटी. पॉसिबल तो है ना, क्योंकि y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी रहता. y एक्सिस का स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होता है, मतलब जब भी कोई लाइन एकदम वैसे होती है तो उसका स्लोप हमेशा इन्फिनिटी ही होता है. मतलब ठीक है, अभी मैं इसको एक और फॉर्म से प्रूव करता हूँ, वहां से बेटर पिक्चर मिलेगी. बट स्टिल द नेसेसरी कंडीशन इज दिस ओनली, m1 into m2 is equals to -1. अभी नेक्स्ट टॉपिक पे ही आपको क्लियर हो जाएगा सर जो ये पॉइंट तो आप बोले. थीटा tan थीटा से भी बोल लेते हैं ना, रिलेशन थीटा के रिलेशन के बाद. हाँ, डायरेक्ट करेक्ट, सीधा थीटा से भी बोल सकते थे. अभी नेक्स्ट उसमें वहीं से प्रूव करने वाला हूँ, क्योंकि उसने डाउट पूछ लिया तो फिर वहीं से बताता हूँ, क्योंकि tan थीटा वाले में इन्फिनिटी वाली चीज कवर हो जाती है ना. तो ठीक है, यहाँ से यू आर गेटिंग दिस थिंग. ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस अगर होंगी तो नेसेसरी कंडीशन इज m1 into m2 is equals to -1 हमेशा. इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मुझे एक लाइन का स्लोप दिया है तो दूसरी लाइन का स्लोप मैं निकाल सकता हूँ अगर परपेंडिकुलर पोल है तो. लेट्स से इफ आई हैव m1, तो m2 विल बी -1 upon m1. इफ आई हैव m1, तो m1 को राइट हैंड साइड ले जाके डिवाइड कर दो, तो m2 विल बी -1 upon m1. तो आपको दूसरी लाइन का स्लोप बहुत इजीली मिल जाएगा. ठीक है, रिमेंबर दीज पॉइंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंगल बिटवीन टू लाइंस. तो अब देखो, अगर मेरे पास कोई दो लाइन है, अभी तक तो यहाँ पे 90 डिग्री था तो हमने ऐसे डिराइव कर दिया. लेट्स से द एंगल इज नॉट 90 डिग्री, वी डू नॉट नो व्हाट इज द एंगल. एक जनरल इक्वेशन डिराइव करते हैं. तो आई हैव एक्स एक्सिस, आई हैव वाई एक्सिस. लेट्स से मेरे पास एक लाइन थी और एक और लाइन थी. दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2. इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है. ठीक है, तो दिस इज मेकिंग एन एंगल θ2, दिस इज मेकिंग एन एंगल θ1, और एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस ये वाला एंगल है. दिस इज θ. ठीक है, दिस एंगल इज θ. तो अब ध्यान से देखो, तो θ2 minus θ1 is equals to θ, या θ is equals to θ2 minus θ1, जो एंगल बिटवीन दोनों लाइंस हैं, that is equals to θ2 minus θ1. θ2, this is θ2, तो θ2 minus θ1 अगर आप करोगे, θ2 minus θ1 करोगे तो आपको बीच वाला एंगल मिल जाएगा θ. Now take tan both sides. Tan both sides. तो tan θ is equals to tan θ2 minus θ1, एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा tan θ का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो tan θ2
minus tan theta 1 upon 1 plus tan theta 2 tan theta 1. Tan theta 2 tan theta 1. ये जो हो गया, दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस. अब देखो बेटा, आप पूछ रहे थे ना कि अगर y एक्सिस हो जाएगा और x एक्सिस हो जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है. ट्रू, इन्फिनिटी आ जाता है. लेट्स से द angle is x, मतलब the coordinate is x axis, line is x axis, x is equals to 0 and y is equals to 0. तो एक y लाइन आ गई, एक x लाइन आ गई. अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज 90 डिग्री, तो थीटा 90 कर दोगे यहाँ पे. थीटा 90 करने का मतलब क्या हो गया? थीटा 90 करने का मतलब हो गया कि दिस फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड, एंड वंस दिस फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड तो डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, वो आपका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर अगर इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो tan थीटा इंटू tan थीटा, मतलब डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करोगे तो tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1 विल बी इक्वल टू -1. वहाँ से आपको -1 रिजल्ट वहाँ से भी फेच हो जाता है. और एक और चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे tan लिखा नहीं मैंने, tan थीटा 2 विल बी इक्वल टू m2, क्योंकि m2 से डिनोट किया मैंने इसको, एंड tan थीटा 1 विल बी इक्वल टू m1. तो m1 के m2 के फॉर्म में फॉर्मूला देखते हैं. तो दिस विल बी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2. ये मेरा स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है. मतलब अगर मुझे दो लाइंस का स्लोप पता है तो उनके बीच का एंगल मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी मैं कोई भी दो लाइंस निकालता हूँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालता हूँ, तो हमेशा देयर आर टू एंगल्स. एक तो ये एंगल हो गया, लेट्स से दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2. तो एक तो ये एंगल हो गया उसके बीच में. सेकेंडली आई हैव अनदर एंगल एज दिस. ये भी तो एक एंगल है ना, रेड वाला. तो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा. एवरीवन कैन सी दैट, राइट? If this angle is theta, so this angle will be pi minus theta. Yes sir. अगर ये थीटा है और ये पाई माइनस थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पाई माइनस थीटा. तो पाई माइनस थीटा विल बी थीटा 2 माइनस थीटा 1. इफ ये वाला एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा. तो पाई माइनस थीटा विल बी पाई माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1, पाई माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1. और अगर मैंने ऐसा लिखा tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1, मतलब बेसिकली पाई माइनस थीटा किया है मैंने, तो यू विल बी गेटिंग माइनस टाइम्स ऑफ tan थीटा 2 माइनस थीटा 1. माइनस टाइम्स ऑफ tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा. तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, यू विल बी गेटिंग, एक तो एक प्लस साइन यहाँ से आ ही रहा है जो नॉर्मल कंडीशन डिराइव की है, यू विल बी गेटिंग अ माइनस साइन एज वेल, बिकॉज पाई माइनस ये वाला एंगल भी होता है. तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दोनों मिलेगा. यहाँ पे आपको tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस दोनों मिलेगा. टू काउंटर दिस प्लस एंड माइनस आई विल बी यूजिंग मॉड. प्लस और माइनस को रिप्लेस करके मैं मॉड लगा दूंगा. तो दिस इज द एक्चुअल एंगल, दिस इज द एक्चुअल एंगल बिटवीन tan थीटा इज इक्वल्स टू mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. तो दिस इज द एक्चुअल एंगल बिटवीन टू लाइंस. ठीक है, ये दोनों रिजल्ट फेच करता है मुझे, पॉजिटिव साइन वाला भी और नेगेटिव साइन वाला भी. या बेसिकली बड़ा वाला एंगल, एक्यूट एंगल भी और ऑप्टिकल एंगल भी, दोनों रिजल्ट फेच करता है. अच्छा, अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि एक्यूट एंगल और ऑप्टिकल एंगल दोनों रिजल्ट फेच करता है. तो देखो, अगर मेरे पास कोई भी दो लाइन है तो हमेशा एक एंगल एक्यूट होगा, एक एंगल ऑप्ट्यूज होगा, अनलेस एंड अनटिल दोनों परपेंडिकुलर हो गए. एंगल बिटवीन टू लाइंस, there will always be one angle that will be acute and another angle that will be obtuse, unless and until both lines are perpendicular. उस सिचुएशन में आपको ना acute ना obtuse एक 90 डिग्री वाला एंगल मिलेगा. ठीक है, तो अगर acute एंगल होता है, if the angle between two lines are acute, तो tan थीटा कैसा आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. Everyone has learned cast rule, right? After school to college या पता नहीं क्या क्या बोलते हो, तो कास्ट रूल्स अपने पढ़े. एंड इफ
theta, if the angle between two lines is acute, so tan theta should fetch me a positive result. Tan theta should fetch me a positive result क्योंकि first quadrant में everything is positive. If angle is acute, तो first quadrant हो गया. Whereas if the angle is obtuse, तो tan theta should fetch me a negative result. तो tan theta will fetch me a negative result क्योंकि second quadrant में lie करेगा अगर obtuse होगा तो second quadrant में tan कैसा होता है? Negative होता है. तो वो चीज आपको यहाँ से मिल रही है, एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन, यू आर गेटिंग इट फ्रॉम मतलब फ्रॉम द इक्वेशंस एज वेल. तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्यूट एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, या एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो. अगर मॉड लगा दोगे तो सारी चीजें वैसे भी सॉर्टेड है. ठीक है, तो एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल दोनों आ सकते थे, इसलिए हमने मॉड लगाया है. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता था, इसलिए हमने मॉड लगाया है. तो कैसे भी सोचो, एवरीथिंग इज रिलेटेड. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार लेक्चर वापस से ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने. कुछ प्री रिक्विजिट्स पढ़े थे जिसमें डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल और मिड पॉइंट फार्मूला, और इंटरनली अगर लाइन डिवाइड होती है तो वो सारी चीज़ें पढ़ी थी. आफ्टरवर्ड्स मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. One is the slope and another one is the point through which it is passing. स्लोप डिटरमाइन करने उसके बाद फिर हम स्लोप पे मूव कर गए थे. स्लोप डिटरमाइन करने के लिए मैंने बताया था कि अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो कैसे tan थीटा आता है, कैसे हाउ द tan थीटा इज द स्लोप, हाउ द एंगल वी आर गेटिंग. तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 हाइट अपॉन बेस किया था. उसके बाद फिर मैंने बताया था कि इसको m से डिनोट करते हैं स्लोप को. अगर दो पैरेलल लाइंस होंगी तो इनका स्लोप इक्वल होता है, m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस को एक ही एंगल पे कट करेंगे. ठीक है, पैरेलल होने का मतलब है इंटरसेप्ट अलग अलग हो जाएगा. इंटरसेप्ट अलग अलग होने का मतलब है कि वाई एक्सिस को अलग अलग जगह पे कट करेंगे, एक्स एक्सिस को अलग अलग जगह पे कट करेंगे, बट द एंगल विल बी सेम, पैरेलल है ना. तो m1 इज इक्वल टू m2 हो गया. नेक्स्ट, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा. m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा. उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ठीक है, बस इतना सा था स्लोप के बारे में. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे. किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? एनीवन? नहीं पूछोगे तो फिर मैं उसको पॉजिटिवली ले लूंगा. नो सर. ठीक है, एंगल बिटवीन लाइंस बता दिया. ओके, एक क्वेश्चन करो. क्वेश्चन सेज कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4. Angle between two lines is π/4 and slope of one line is 1/2. Slope of one line is 1/2. To find the slope of other line. Find the slope of other line. Angle between two lines is π/4. Find the slope of slope of one line is given as 1/2. Find the slope of other line. गलत है शौनक. ओम यही वाला या इससे भी प्रीवियस स्लाइड? हाँ सर, ये वाला. हार्दिक गलत है बेटा. डन सर. अभिजीत पार्शली करेक्ट है. अब प्रतीक्षा 0 कैसे आएगा स्लोप दूसरे वाली लाइन का? सर एक बार चैट में हाई लिख दो ना, आपका दिखा नहीं रहा ऑप्शन. अच्छा एक मिनट बेटा, लिख रहा हूँ. अभिजीत अब गलत हो गया. पहले पार्शली सही था लेकिन अब आपने दोनों आंसर लिख दिए तो फिर गलत हो गया. अब शौनक गलत है. सोनल
अगेन पार्शली सही है। प्रतीक्षा एक गलत है, पहला वाला। नहीं अनीश गलत है बेटा। वेरी गुड आर्या, दैट इज द राइट आंसर। सुदीप पार्शली, हाँ अब सर सही है। हाँ आंसर बताओ बताओ बताओ। 1/3 and 3 है क्या? 1/3 नहीं आ रहा पर। सर 1/3 मेरा भी आ रहा है। 1/3 आंसर नहीं है ना, लेकिन अब तुम लोग का आ रहा है तो मैं क्या करूँ उसमें। आंसर निकालो सही। देखो tan theta is equals to, the right answer is -1/3 and 3। अरे हाँ मॉड, हाँ ठीक है, तो tan theta is equals to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। एक स्लोप आपको गिवन है तो इसको m1 बोल दिया, लेट्स से m2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, tan π/4 रखोगे तो 1 हो जाएगा, सिंस एंगल 1/1 दोनों के बीच में 1 गिवन है। दैट इज इक्वल्स टू m2 minus 1/2 अपॉन 1 plus 1/2 m2। एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन टेकिंग एलसीएम यू विल बी गेटिंग 1 is equals to mod of 2m2 minus 1 अपॉन 2 plus m2। अब मॉड को ओपन करने के लिए एक बार प्लस साइन से ओपन करोगे, एक बार नेगेटिव साइन से ओपन करोगे तो सर एक जगह सिली मिस्टेक कर दी थी। यहाँ से आ जाएगा 2m2 minus m1 अपॉन 2 plus m2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो एक बार 1 ले लिया और एक बार 2m2 minus 1 अपॉन 2 plus m2 एक बार -1 ले लिया। तो यहाँ 1 के लिए सॉल्व करोगे तो m2 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, यहाँ के लिए सॉल्व करोगे तो m2 इज इक्वल्स टू -1/3 आ जाएगा। क्या क्या कर रहे थे, मतलब कैसे कैसे ऐसे रिजल्ट आते, किसी का +-3 आ रहा था, किसी का +-1 आ रहा था। अनीश कैसे +-1 आया? एक और क्वेश्चन करूं? क्वेश्चन सेज line through the point -2,6 and 4,8, line through the point -2,6 and 4,8 is perpendicular to the line through the points 8,12 and x,24। यहाँ से इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। सर x,24 है। हाँ x,24 है। गलत है हार्दिक, तुम सबसे पहले आंसर करते हो, सबसे ज्यादा गलत आंसर तुम करते हो हार्दिक। पार्थ गलत है, अभिजीत सही है, वेदांत सही है। सही है तरुण। करेक्ट हो, ये क्वेश्चन इजी था पिछले वाले से। सही है प्रतीक्षा, ठीक है, सबका सही आ रहा है। हाँ प्रसन्ना, द राइट आंसर इज x is equals to
4. द राइट आंसर इज x इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, सबका ही सही आया है ऑलमोस्ट, एक बस पार्ट को छोड़ करके हार्दिक ने बाद में करेक्ट कर लिया. तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंस दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप आप निकाल सकते हो. द स्लोप फॉर दिस विल बी 8 minus 6 upon 4 plus 2, तो दैट विल बी 2 upon 6 या 1/3. एंड आपको पता है कि दो लाइंस अगर लेट्स से दिस इज m1, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 into m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए. तो यहाँ से m2 शुड बी इक्वल टू -1 upon m1. सर मैंने कोऑर्डिनेट ही गलत उतार लिया अच्छा, तो यहाँ सर, वो से मैं 12 की जगह 18 लिख दिया. m2 आ जाएगा -3, m2 विल बी -3. अब अगर m2 -3 है तो -3 इज इक्वल्स टू y2 minus y1 12 अपॉन x2 minus x1, तो x minus 8, तो x minus 8 इज इक्वल्स टू -4 या x इज इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था. देखो आपकी बुक में दिया नहीं है, बट एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, बट स्टिल मैं बताऊंगा. ठीक है, एक टर्म होता है, उसकी डेफिनेशन में लिखवाऊंगा एंड बताऊंगा, क्योंकि उसके बिना स्ट्रेट लाइन इज इनकम्प्लीट. ठीक है, तो हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द टर्म लोकस एक्सेप्ट फॉर आईसीएससी स्टूडेंट? सर आईसीएससी वालों ने सुना होगा. वापस से? लास्ट अच्छा, तो हैज एनीवन हर्ड अबाउट द टर्म लोकस? सीबीएसई सर स्टेट बोर्ड 10th में शायद से इसे दिया हुआ था पर कभी पेपर में आया ही नहीं. 10th में मतलब नहीं. सीबीएसई का डेफिनेटली नहीं था. और एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर बने होते हैं, मतलब एक सर्कल और उसके अंदर एक और सर्कल और एक पॉइंट पे टच कर रहे होते हैं. तो जो छोटा वाला सर्कल है उसके Tenth में. सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन जाती है उसको लोकस बोलते हैं शायद. हाँ, मतलब ठीक है, समझ गया. मतलब वैसा एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट लोकस का सिग्निफिकेंस वो नहीं होता है. मतलब ठीक है, आप सही जा रहे हो, सही तरह से. सर आर्क से स्ट्रेट लाइन बनती है. ओके, मतलब ठीक है, लोकस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं पता है, मुझे वो पता है, बट ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लोकस. लोकस इज बेसिकली, हाँ प्रतीक्षा आप कुछ कह रहे थे? ओके, कोई और कुछ कह रहा था? सर सेंटर से सारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स का लोकस सर्कल बना देता है, मतलब ऐसा. हाँ, वैसा कुछ राइट, करेक्ट. देखो लोकस क्या होता है, लोकस इज, एक डेफिनेशन लिख लो फिर मैं बताता हूँ. लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, set of points in a plane, set of points in a plane which satisfies certain geometrical condition, which satisfies certain geometrical condition, जो सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. ठीक है, अब ये सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस क्या होती हैं? दैट इज बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस दैट यू हैव बीन आस्क्ड. जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन. ठीक है, तो मतलब कलेक्शन ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन आता है. ठीक है, विच सेटिस्फाइज सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन. तो जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा एंड द क्वेश्चन स्टेट्स कि देयर आर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट दे देता हूँ जिससे कि आप लोगों को इमेजिन करना इजी रहे. एक पॉइंट से बी, एक पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट 3,3 है. अब मैंने बोला कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, find the equation of locus which is at a equidistant, which is equidistant from A and B. तो अब ध्यान से देखो. सर मुझे क्लियर नहीं हुआ लोकस क्या होता है. नहीं, अभी किसी को नहीं समझाया मैंने, इस क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ, बस मैंने डेफिनेशन लिखवाई है. सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सेटिस्फाइज सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, इतना ही बताया मैंने. उसके बाद फिर मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया. अब यहाँ क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा मैं. ओके, सारे पॉइंट्स जो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ जाएंगे.
राइट हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका। ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस व्हिच इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए टू बी। तो अगर ए से बी पे इक्विडिस्टेंट है तो लेट्स से दिस इज अ पॉइंट पी व्हिच इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो अब अगर ये पॉइंट मैंने लिया है तो दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ तो दिस कैन ऑल्सो बी एन इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम ए एंड बी। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ तो दिस कैन ऑल्सो बी एन इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम ए एंड बी। अगर मैं इधर कोई पॉइंट लेता हूँ सेम फॉर दिस। तो इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे एवरीवन। इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे मुझे जो इक्विडिस्टेंट होंगे ए और बी से। यस एंड इसी सारे पॉइंट के कलेक्शन को सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स विल गिव मी अ लोकस। इसी को लोकस बोलते हैं। तो लोकस इज समथिंग बेस्ड ऑन द सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो मुझे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं, उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को फिर हम लोकस बोलते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या थी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द ज्योमेट्रिकल कंडीशन वाज कि द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो ए एंड बी से अगर इक्विडिस्टेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन मेरे पास आ गई। अगर इसको अप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, इन सारे पॉइंट्स को इफ मैं ज्वाइन करूंगा तो आई विल बी गेटिंग अ लाइन, आई विल बी गेटिंग अ लाइन, राइट। और ये जो लाइन होगी, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी द इक्वेशन ऑफ लोकस, क्योंकि इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स, बेसिकली अगर कलेक्शन ऑफ सारे पॉइंट्स लोगे तो वो एक लाइन बन जाएगी ना। इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, सो दिस लाइन इज माय इक्वेशन ऑफ लोकस। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोकस जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। एक और कंडीशन देखते हैं कैसे निकालना है, अभी वो बताऊंगा। लोकस का सिग्निफिकेंस समझो पहले, ठीक है। सर ऐसा कॉन्सेप्ट 10th में नाम नहीं था, बट हाँ आई रिमेम्बर कि आप, मैंने बोला ना कि आप लोगों को लोकस नहीं पता है, इसलिए मैं बता रहा था। आईसीएससी वालों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो। नेक्स्ट इज चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया था। हाँ मतलब लोकस करके एक चैप्टर था ना, एमएल अग्रवाल में या किस में था? एमएल अग्रवाल। हाँ एमएल अग्रवाल में ही था। नेक्स्ट इज, मान लो जैसे प्रतीक्षा ने एक एग्जांपल बोला था अभी कि लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर आप एक मिनट पिछला स्लाइड दिखा रहे हैं। हाँ श्योर बेटा, नोट करने वाला कॉन्सेप्ट ना कर लिया करो, पहले समझो। नोट करने के लिए मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, तो अगर कुछ मिस हो जाएगा तो आप नोट कर सकते हो बाद में। ओके सर, ठीक है। वो कि एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते एक रिदम बन जाता है, वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। तो देखो अब क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ, स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लोकस, इक्वेशन ऑफ अ लोकस which is at a distance of 5 unit from origin, origin से 5 यूनिट पे है। तो let's say I have a coordinate axis, ठीक है। अब मैंने पॉइंट लिया x, y which is at a distance of 5 unit from origin। तो ऐसे मैं बहुत सारे पॉइंट्स ले सकता हूँ। I can take infinite number of points which is at a distance of 5 unit। सर्कल बनेगा, तो सर्कल बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि लोकस जब भी बने तो लोकस विल बी स्ट्रेट लाइन। लोकस कैन बी एनीथिंग। लोकस आपको पैराबोला भी दे सकता है, एलिप्स भी दे सकता है, हाइपरबोला भी दे सकता है। क्वेश्चंस ऐसे पूछे पॉइंट जाएंगे, भी दे सकता है, पॉइंट भी दे सकता है, राइट। ठीक है। तो लोकस कैन बी एनीथिंग। तो लोकस की ऐसी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट लोकस का डेफिनेशन क्या है कि लोकस इज अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स बेस्ड ऑन सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। है वो सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन पे बेस्ड कुछ भी फिगर हो सकता है, वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिलके कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सर्कल बना रहा है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन बना रहा था, तो एनीथिंग। अब इक्वेशन ऑफ लोकस पूछ रहा है, सिंस इट इज आस्किंग इक्वेशन ऑफ लोकस, अगेन आई एम टेलिंग दैट दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, यू विल बी स्टडीइंग दिस इन आईआईटी लेक्चर्स। आईआईटी लेक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एक बार मैं ब्रीफ कर रहा था कि जिससे कि जब भी आप पढ़ो तो आपको दिमाग में रहे। अब देखो जैसे यही वाली थी, यही वाला क्वेश्चन था, ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो मेरे पास होती है ना, उसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन का यूज करके हम लोकस की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक लाइन आ रही है, तो लाइन आ रही है तो कुछ भी ऑफ फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का कुछ इक्वेशन होना चाहिए। तो देखो वही निकालेंगे हम। Now the question is saying, the question is stating that a and b are equidistant, मतलब जो लोकस का पॉइंट है
जो लोकस की इक्वेशन है उससे ए एंड बी आर इक्विडिस्टेंट। तो लेट्स से मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, x, y जो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इक्विडिस्टेंट है तो पी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू पी बी। जो क्वेश्चन में गिवन था बस वही करूंगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर दिया और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पी ए विल बी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको अप्लाई करना आता है, ठीक है। तो यू विल बी गेटिंग, और भी नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट हटा दिया मैंने। उसके बाद से क्या करोगे, ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। वाई स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाइड रिजल्ट विल बी 4x प्लस 4y, 9 और 9 18, 18 माइनस 2 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो यू विल बी गेटिंग x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4 फाइन में, जो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर हो रही है, ठीक है। तो जैसे आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे थे, एंगुलर बाइसेक्टर, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे थे, वो भी देखो यहाँ से प्रूव हो जा रहा है, ठीक है। तो एवरीवन कैन सी राइट कि यू आर गेटिंग एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो दिस इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज द लोकस। यहाँ पे आप x और y के कोई भी कोऑर्डिनेट रखोगे ना, तो यू विल बी गेटिंग वही लोकस वाले पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। कैसे निकाला है मैंने, उसके लिए ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या गिवन था, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो व्हेन समथिंग इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो लेट्स टेक अ कोऑर्डिनेट एंड जो गिवन है, जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन है, बस उसी का यूज करो। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी गिवन था, यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया एंड आई गॉट अ फाइनल रिजल्ट। अब देखो इस लाइन का स्लोप निकालो, ए बी का स्लोप निकालो। ए बी का स्लोप कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो इफ बाय लॉजिक भी आप इस चीज को देख सकते हो कि ये इसका परपेंडिकुलर होगा, ये 2,2 से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो सिंस दिस इज परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, जो है लोकस वाली आई है, तो इसका स्लोप शुड बी -1। द स्लोप फॉर दैट शुड बी -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। मतलब ऐसा नहीं समझ पा रहे हो, बट बाय लॉजिक तो फील कर सकते हो ना इस चीज को। तो यहाँ पे देखो तो स्लोप -1 आया उस इक्वेशन का, तो वैसे भी वेरीफाई हो रहा है। मतलब पार्थ एंड प्रतीक्षा वर राइट कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका। तो यू कैन फील दिस थिंग, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मतलब ये इक्वेशन ऑफ लोकस आ जाएगा तुम्हारा। तो इक्वेशन ऑफ लोकस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, अगर मान लो इस वाले क्वेश्चन के लिए मुझे लोकस निकालना होगा, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। हाँ वापस से, लाइक इक्वेशन ऑफ अ लोकस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो एक पी पॉइंट ले लिया, 25 हो जाएगा ना। हाँ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 कर देंगे। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक्स वाई यहाँ के कोऑर्डिनेट 0,0 ओरिजिन का, इज इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और सिंस मेनी ऑफ यू आर नॉट अवेयर, बट सर्किल की जनरल इक्वेशन जो होती है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे r जो होता है वो रेडियस होता है। तो यहाँ से अगर इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो तो ये 5 का स्क्वायर लिखा है विथ, तो रेडियस यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। तो देखो आपको एक सर्किल की इक्वेशन मिल रही है। लोकस की इक्वेशन जो आ रही है दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ रेडियस 5, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ रेडियस 5। तो लोकस देख करके कहीं पे भी डरना नहीं है। लोकस का सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए कि लोकस कुछ भी नहीं होता, लोकस इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बेस्ड ऑन सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। अब ये एनसीईआरटी में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, बट आगे आप पढ़ोगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका
मोस्ट प्रोबेबली बाइनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आई गेस कोनिक सेक्शन स्टार्ट होना चाहिए विद इन अ मंथ। कोनिक सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कोनिक सेक्शन एज इन स्ट्रेट लाइन सर्कल्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। पीएनसी नहीं होगा बाइनोमियल के बाद? बाइनोमियल के बाद पीएनसी होगा, उसी के बाद भाई मतलब विद इन अ मंथ स्टार्ट हो जाएगा। ओके हाँ, तो स्लोप वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। लोकस क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा आई गेस। और ये सारे पॉइंट्स, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, कंडीशन क्या होती है। तो अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? सर आपने जो स्ट्रेट लाइन वाली क्वेश्चन दी थी उसमें स्टार्टिंग में कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और फिर वो प्रॉपर्टीज यूज करके उसका कर सकते हो। बस मेरा पॉइंट ये था ना कि जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपको दिख गया तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट कई क्वेश्चंस में आपको नहीं दिखेगा, तो वहां पे फॉलो क्या करना है, मतलब रिजल्ट्स निकालने कैसे हैं। तो जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी है बस उसी चीज को यूज करोगे तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। सर लेकिन वो डायरेक्टली बोलना ठीक रहेगा क्या, मतलब मार्क्स? हाँ सही रहेगा। मतलब ऐसे तो यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं उसका, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है एनसीईआरटी का। बट जहाँ पे पूछेगा वहाँ पे तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो, वहाँ पे तो आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे, वहाँ पे आपको सोल्यूशन तो पूछता ही नहीं है आईआईटी में। समझ गई सर। तो मतलब वो जनरल वे बता रहा था मैं कि करना क्या होता है, जनरल वे ध्यान में रखो। बाकी अगर समझ में आ जा रहा है, जैसे अब वो सर्किल वाली चीज भी समझ में आ रही थी, उसको इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है वो कैसे प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालते हैं वो बता रहा था मैं। कई बार क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, अभी हाइपरबोला भी आएगा, एलिप्स भी आएगा, तो लोकस जो होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये लोकस वर्ड यूज होगा आपका जब एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ाऊंगा, तो आई विल बी यूजिंग दिस वर्ड लोकस, इसलिए भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ, मतलब मैं बताता हूँ, मेरी आदत है वो पढ़ाते टाइम स्टार्टिंग में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आई हैव ओनली 5 और 6 मिनट्स लेफ्ट, तो अभी मैं वो स्टार्ट नहीं करूंगा वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, बट एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अच्छा, कोलिनियरिटी ये बता सकता हूँ मैं, छोटा टॉपिक है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है कैसे पता करेंगे हम? एनीवन? सर स्लोप्स देख के कर सकते हो। एरिया ऑफ वो ट्रायंगल का 0 होना चाहिए। 0 कर देते एरिया। ठीक है, तो 2 तरह से कर सकते हो। एक जो पार्ट ने बताया कि 3 पॉइंट्स का स्लोप इक्वल कर सकते हो, ठीक है, मतलब 2 लाइन की इक्वेशन निकाल करके स्लोप इक्वल कर सकते हो। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने प्री रिक्विजिट में लिखवाया हुआ है, अभी स्लाइड्स भी शेयर करूंगा। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो देखो, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, लेट्स से ए है, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दोनों बराबर होने चाहिए ना, स्लोप तो हाँ पैरेलल। स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। बट अगर स्लोप वाली कंडीशन एक ही अगर आप पॉइंट से निकालोगे, ले रहे हैं ना, हाँ तो वही एक बी वही से ही बता हम रहा था, अब ए से बी करेंगे और बी से सी करेंगे। बी करेंगे, राइट। तो इसलिए वो सेम रहेगा बस। ठीक है, एक इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, देखो बेटर वे में क्या हो जाएगा कि जब आप ए बी और बी सी निकालोगे तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि सिंस यू आर फाइंडिंग इट विद अ कॉमन पॉइंट तो इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतीक्षा? सर मुझे लगा आप ऐसे डिस्टिंक्ट 3 लाइंस उठाओगे, वैसे लगा। नहीं 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 नहीं, एक ही लाइन सिंस हाँ एक लाइन में ही रहेंगे ना, क्योंकि कोलिनियरिटी प्रूव करनी है। अगर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी आ गया, क्योंकि वो पॉइंट कॉमन है ना, पॉइंट बी, तो इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 से भी प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो। और क्यों इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी ये भी समझो, क्योंकि द बी पॉइंट इज कॉमन। ऐसा नहीं है कि बी पॉइंट अगर यहाँ लाई कर गया और ऐसा हो गया तो स्लोप ऑफ बी सी ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा उस सिचुएशन में, ठीक है। वो अगर तीनों एक ही लाइन में लाई करेंगे तभी ऐसा होगा ही, क्योंकि द बी पॉइंट इज कॉमन पॉइंट, तो इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं है वहाँ पे। तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन करो।
0,2, 0,2, 3,8 and T, D and T, D. ठीक है? से क्या है वो 3 नहीं कॉमा नहीं, रुक जाओ, ये क्वेश्चन मत नोट डाउन करो। फाइंड द कोलिनियरिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स, नहीं 3 पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, ये कोशिश करो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। मेरे पास एक पॉइंट है P, H, K, I have another point Q, ये H, K है, I have another point Q, X1, Y1 and R, X2, Y2. Then show that ये तीनों points lie on a line. These 3 points lie on a line. एक line पे lie कर रहे हैं. Then show that H minus X1 into Y2 minus Y1 is equals to K minus Y1 multiply by X2 minus X1. H minus X1 into Y2 minus Y1 is equals to K minus Y1 into X2 minus X1. If से these 3 प्रूव points करना है। lie, हाँ ये शो करना है, मतलब हाँ प्रूव करो। If these 3 points lie on a line, हो गया सर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हाँ सर हो गया। हो गया, सबका हो गया। स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ QR किया होगा, वहां से डायरेक्टली आ गया होगा। यस सर। ठीक है, जैसे बकवास क्वेश्चन, ये तो बेसिकली ये तो यही चीज तो प्रूव ही कर रही थी मैंने। इसका मतलब क्या हुआ पूछने का, मतलब एनसीईआरटी में कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर पॉज करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 सबको सिंप्लीफाई कर लेना। 10.1 सिंप्लीफाई कर लोगे तो अगर स्लोप को लेकर के कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पे मूव करेंगे नेक्स्ट सेशन से। आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।